तो मान लो कि वो बिंदु P है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। देखो बिंदु कहाँ पे, एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे जब भी कोई बिंदु आता है तो उसका वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एक नए चैप्टर को लेके आए जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस वाले चैप्टर को हम लोग इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मैं इस वाली क्लास की बात करूं तो ये वाली क्लास आपकी एक स्मार्ट क्लास है। इसमें हम लोग बहुत सारे एनिमेशंस के थ्रू आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो बहुत ही कम समय में आपको समझाएंगे। आपका और मेरा दोनों का समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसमें टू द पॉइंट बात करेंगे और जो जो चैप्टर है उनको हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपको क्लास 9 से थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे जिससे आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ कि इस वाले चैप्टर को समझ सको। उसके बाद में हम लोग दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 2022 के पेपर से किस टाइप के सवाल आते हैं, जिससे आपको एग्जाम का भी आइडिया हो जाएगा। कुछ आपके लिए सरप्राइज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं इस वाली क्लास की तो ये वाली जो क्लास है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई है। मतलब सारे के सारे जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी से ही है। वो मैंने अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ एनिमेशन डाले, टोटल 108 एनिमेशन डाल के इस क्लास को बनाए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9 से सारांश। तो क्लास 9 में आपने कुछ इस टाइप से पढ़ा होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आप x लिखते हो, यहाँ पे x डैश, वैसे ही यहाँ पे y ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आप लिखते हो y डैश। x होता है वो आपका धनात्मक x अक्ष होता है, वैसे ही x डैश ऋणात्मक x अक्ष और वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव y एक्सेस होते हैं। ये आपको यहाँ से याद हो गया होगा। जहाँ पे ये दोनों नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा क्रॉस करती है उसको हम लोग 0 पॉइंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और जो ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। ये स्टैंडर्ड नाम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि मान लो अगर कोई आपका एक बिंदु है तो उसको आप इस कार्तीय तल में कैसे बताओगे। तो कोई बिंदु है तो सबसे पहले आप x से मिलाओगे, फिर y से मिलाओगे। जब x से मिलाओगे तो आपको x मिल जाएगा और यहाँ से y मिल जाएगा। फिर आप किसी बिंदु को लिखते हो p, x और y। अगर मैं बात करूं p, x, y की तो x यहाँ पे होता है आपका x निर्देशांक, उसको भुज भी बोलते हैं। y आपका होता है y निर्देशांक या फिर उसको कोटि बोलते हैं। उसके बाद में ये पूरा जो सिस्टम है मतलब कार्तीय तल में किसी बिंदु को जब आप आरेखित करते हो, किसी बिंदु को प्रदर्शित करते हो तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्तीय पद्धति। इंग्लिश में बोलते थे कार्टेशियन सिस्टम। और ये वाला जो सिस्टम है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, मैथमेटिशियन ने दिया था, उसका नाम था रेने डिकार्टिस। आपको थोड़ा सा याद रखना है, अच्छा लगेगा कि हाँ डिकार्टिस से ही बनाया क्या कार्तीय सिस्टम। तो इसके बाद में मैं आपको कुछ और बताता हूँ, वो भी आपको याद रखना है। देखो जहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव मतलब x और y दोनों पॉजिटिव, वो आपका पहला चतुर्थांश होता है। जहाँ पे y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश। ऐसे ही जहाँ पे दोनों नेगेटिव वो तीसरा, और ऐसे ही जहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव वो आपका चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे दूरी सूत्र के बारे में। तो मान लो आपका एक कोई बिंदु P x1 y1 है इस टाइप से, उसके बाद में दूसरा कोई बिंदु Q x2 y2 इस टाइप से। अब जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो एक लाइन आती है, ठीक है, एक रेखा आती है। सो इस रेखा की जो लंबाई होगी वही बिंदु P और Q के बीच की दूरी होगी। अब हमें इस दूरी के सूत्र को देखना है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, P और Q को x एक्सिस से मिला दिया तो मुझे मिल गया x1 x2। वैसे ही y एक्सिस से मिलाया तो मुझे मिल गया y1 y2। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मान लो एक क्रॉस वाला पॉइंट आपको T मिल गया। उसके बाद में आप देखोगे तो एक ट्रायंगल मिल गया आपको। ट्रायंगल कौन सा होगा, PQT। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, वो क्या हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर, मतलब जो PQ का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। मतलब इस वाली और इस वाली भुजा की लंबाई का स्क्वायर है वो PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। अब आपको QT और PT चाहिए तो जो QT है वो आपका हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1। मतलब जो इतनी लंबाई है वो ये QT हो जाएगी और ये इतनी लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, PT हो जाएगी, मतलब y2 माइनस y1। अब जब आप इन दोनों को इस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो आपको मिल जाएगा PQ आपका D था, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी था, तो D का स्क्वायर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप वर्गमूल लोगे तो आपको मिल जाएगा d इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आपको ये डेरिवेशन याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला यहाँ से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीखते हैं कि इस पे किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें इसने क्या किया, 3 बिंदु दे रखे हैं और पूछा है कि ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मान लो मेरा बिंदु ए है 5, -2, वैसे बी आपका है 6, 4 और वैसे ही आपका सी है 7, -2। अब जब आप इन तीनों को मिलाते हो तो एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो अब ये बोल रहा है कि इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज जो बन रहा है वो समद्विबाहु है या फिर नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक होगा हमारा इसकी डेफिनेशन से। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। मतलब हमें क्या करना, भुजाओं की लंबाई निकालना। तो भुजाओं की लंबाई आप कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र का यूज करके आप किसी भी भुजा की लंबाई निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो AB मतलब बिंदु A और बीच की जो दूरी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, AB। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आप ये दूरी वाला सूत्र जैसे ही आप अप्लाई करोगे इसमें x2 माइनस x1 मतलब कि 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 4 -2 मतलब 4 -2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 37। इसी प्रकार से जब आप BC मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 37। उसके बाद में AC मतलब A और C के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी भुजा AC की लंबाई हो जाएगी, तो वो आपकी आ जाएगी 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे AB और BC मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इन दोनों की लंबाई बराबर है, मतलब 2 भुजाएं हमें समान आ गई। तो देखो AB इक्वल टू BC, इसलिए त्रिभुज ABC कैसा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जो ये शीर्ष है मतलब ABC है वो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी से मिलते जुलते सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बस आपको दूरी वाला सूत्र याद रखना है और थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते जाना है। उसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहां से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे विभाजन सूत्र की। तो इसको समझते हैं ये क्या है। इसको समझते हैं। तो मान लो आपका एक बिंदु A x1 y1 है, वैसे ही दूसरा बिंदु आपका B x2 y2 है। जब आप इनको मिलाते हो और उसके बीच में मान लो कोई तीसरा बिंदु P x y है। अब यहां से आपको ये देखना है कि मान लो ये बिंदु P है वो A और B को m1 अनुपात m2 में अगर विभाजित करता है, मतलब कि इस वाले रेखाखंड और इस वाले रेखाखंड का जो अनुपात होगा वो आपका m1 अनुपात m2 होगा। तो उस केस में इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, जो बिंदु P है उसके निर्देशांक आपके हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो जो x2 है उसके पास में m2 है, लेकिन फॉर्मूले में उल्टा आ रहा, मतलब कि भैया m1 है उसको x2 से मल्टीप्लाई करना है और जो m2 है उसको x1 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। और डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। ऐसे ही जब आपको y के निर्देशांक लिखने तो वो आपके आ जाएंगे, मतलब x2 की जगह y2 पुट कर लीजिए और x1 की जगह y1 पुट कीजिए। तो अगर आप इस तरह से इसको याद रखोगे तो ये बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले को एक और रूप में लिखते हैं, उसको भी मैं समझाता हूं। मान लो इसको कई बार बोल देते हैं k अनुपात 1 में। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले m1 की जगह k पुट करना, m2 की जगह 1 पुट करना। फॉर्मूला वही है बट एक दूसरे रूप में लिखना है। और जब आप ऐसे लिखते हो ना तो आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाती है। मैं आगे जाके इस चैप्टर में ये चीज आपको बताने वाला हूं। तो देखो वो हो जाएगा आपका, जस्ट आपको m1 की जगह k पुट करना है, m2 की जगह 1 पुट करना है। तो वो हो जाएगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और y हो जाएगा आपको ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है कि अगर मान लो आपको बिंदु A और B का अगर मध्य बिंदु निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। मध्य बिंदु का मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों रेखाखंड बराबर होंगे तभी ये इसके बीच में रहेगा, मतलब k a के बराबर हो जाएगा या फिर m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा ना, m1 इक्वल टू m2 और k इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इन फॉर्मूले में इस वाले को पुट करना, किसी भी फॉर्मूले में कुछ भी रख दीजिए, आपको दोनों से आंसर सेम ही मिलेगा। जब आप इसको पुट करोगे तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ये आप इसको याद रख सकते हो, बहुत आसान है। जस्ट 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु हो जाएगा, मतलब 2 से आप डिवाइड कर रहे हो। उसके बाद में आपका लास्ट पार्ट बचता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको समझते हैं वो क्या है। ऐसे ही मान लो आपको P x1 y1 है, Q x2 y2 और R आपका x3 y3 है। जब आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हो तो आपको एक त्रिभुज मिलेगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो येलो वाला पार्ट है इसका
क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसको मान लो मैंने ए से लिख लिया। अब इस ए की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपका होगा 1/2 x1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस y2। इसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर आप इस ट्रिक के थ्रू याद रखोगे तो आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपको याद रखना है 1, 2 और 3, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद हमेशा 3 और 3 के बाद अगेन 1, फिर 2, फिर 3। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो ये फॉर्मूला कैसे याद होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x लेना x1। अब देखो 1 के बाद क्या था 2 और 3, मतलब कि आपको रखना y2 माइनस y3। फिर आगे आपने 2 लिया मतलब x2 लिया, 2 के बाद में 3 और 1 मतलब कि y3 माइनस y1, ऐसे x3 और फिर आ जाएगा 1 और 2। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो मेरी गारंटी आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। उसके बाद में एक और कंसेप्ट आता है कि मान लो अगर 3 बिंदु आपके इस टाइप से आ गए कि जब इन तीनों को मिलाते हो तो ये एक ही रेखा पे, मतलब इस टाइप से आ गए, तो इन तीनों बिंदुओं से आपको कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। और इस टाइप की सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सरेख बिंदु, क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे। तो जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर लेना, क्योंकि 3 बिंदु से भैया जब कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए सरेख बिंदु है उसकी कंडीशन आपकी हो जाएगी, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 पुट करना है, मतलब तीनों बिंदुओं को इसमें रखना है और a इक्वल टू क्या कर लेना, 0 कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐसे ही एक प्रॉब्लम करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें आपको दे रखा है कि 3 बिंदु सरेख है, आपको k का वैल्यू निकालना है। तो भैया मैंने क्या किया, तीनों बिंदुओं को लिख लिया, सरेख है मतलब एक ही रेखा पे। अब मैंने बताया था कि इससे कोई त्रिभुज नहीं बनता, इसलिए आपको जस्ट क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले को याद करना है और उसमें आपको इन a, b और c इन तीनों बिंदुओं को रखना है। जैसा मैंने बताया था ना x1, मतलब कि यहाँ पे क्या x1 7 है और y2 माइनस y3, y2 मतलब दूसरे पॉइंट से y2 1 और y3 k है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के। ऐसे ही ये दोनों वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद इसको बड़े आसानी से आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 4। सो ऐसे ही अगर आपको अब कोई 3 बिंदु दे के बोले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको क्या करना है, बस इसको 0 पुट नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है यहाँ से, तो एग्जाम में किसी भी टाइप का सवाल है आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग आपके एक 2022 के पेपर से सवाल आया था, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि ये वाले अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका 2022 का 2 मार्क्स का सवाल था। तो सबसे पहला आपका काम होता है उस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो उसने पूछा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक बिंदु है 1, -3 और दूसरा है 4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मतलब किस बिंदु से विभाजित होगा, एक ऐसा बिंदु होगा जो x अक्ष पे होगा उससे विभाजित होता है। तो x अक्ष पर इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब हमें यहाँ से 2 चीजें ज्ञात करनी, पहला तो वो अनुपात ज्ञात करना और उसके बाद में उस बिंदु के निर्देशांक निकालने, और वो बिंदु किस पे होगा, x अक्ष पे होगा। तो अगर आपने ये की पॉइंट्स पकड़ लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। अब 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो आपका बिंदु A 1, -3 है और मान लो दूसरा बिंदु आपका B 4, 5 है। अब जब आप इनको मिलाते हैं, मतलब जैसे जैसे इसने लैंग्वेज दी, भैया एक रेखाखंड है और वो x अक्ष से विभाजित होता है, तो ये आपकी क्या है, x अक्ष है और ये आपका क्या है, रेखाखंड है। और ये यहाँ पे कोई एक बिंदु होगा जो इसको इस अनुपात इस रेशियो में विभाजित करेगा। तो मान लो कि वो बिंदु P है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। देखो बिंदु कहाँ पे, x अक्ष पे। x अक्ष पे जब भी कोई बिंदु आता है तो उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको अच्छे से याद कीजिए। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके भी इस वाले चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो देखो x अक्ष पे y हमेशा 0 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब कोई पॉइंट है तो y अक्ष पे ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि y पे कोई हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। तो x अक्ष पे हमेशा y निर्देशांक 0 होता है। और अगर मान लो आपको पूछा कि y अक्ष से विभाजित करता है, मतलब अगर कोई बिंदु y अक्ष पे होगा तो उसके निर्देशांक आप क्या लिखोगे, 0, y, मतलब कि x निर्देशांक 0 होगा। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा।
मैंने लिख दिया कि मान लीजिए कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P है, वो बिंदु A और B को K/1 में विभाजित करता है। ये लाइन आप ऐसे लिखिए कि मान लो ये A और B है, इसको ये बिंदु P है ना, वो K/1 में विभाजित कर रहा है, तो ये आपका K हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने विभाजन सूत्र वाले फॉर्मूले को याद करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, इसमें जस्ट आप पुट कीजिए कि जो बिंदु है, मतलब जो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जब ये K/1 में विभाजित करता है तो P के निर्देशांक आपके हो जाएंगे 4K+1 डिवाइडेड बाई K+1, मतलब कि आपने x2 x1 यहाँ पे x2 x1 और y2 y1 की वैल्यू पुट कर ली। ये वाला आपका क्या है, x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। जब आप इन दोनों की जगह पे वैल्यू पुट करोगे, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो 4K, मतलब x2 क्या है, 4 है, और x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से a का निर्देशांक हो जाएगा, वो आपका 1 है। वैसे ही y2 5 और y1 आपका कितना है, -3। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। उसमें क्या करोगे, आप निर्देशांकों की तुलना करोगे, मतलब कि यहाँ से आप देख रहे हो x को x से तुलना करना और y वाले को y से तुलना करना है। तो जो x है वो आपका कितना हो जाएगा, 4K+1 डिवाइडेड बाई K+1, और जो 0 है y निर्देशांक वो कितना हो जाएगा, 5K-3 डिवाइडेड बाई K+1। अब जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे तो ये वाला पार्ट आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको x भी नहीं पता, k भी नहीं पता, ये 0 के बराबर है, इसलिए आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे ही आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एक k की वैल्यू मिलेगी, तो K/1 आपका कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आपका पहला आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको पूछा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 3:5। ये यहाँ से आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद में जैसे ही आपको k मिल गया, अब आपको क्या करना है, x निर्देशांक भी निकालना है। तो इसमें जैसे ही आप k की जगह ये 3 डिवाइडेड बाई 5 रखोगे तो आपको यहाँ से x का निर्देशांक मिल जाएगा, वो आपका हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या इसने x पूछा, नहीं, इसने पूछा है इस बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक आपको कंप्लीट करके लिखना है। तो निर्देशांक आप कैसे लिखोगे, P में लिखोगे आप जो x है, मतलब 13 डिवाइडेड बाई 8 और y कितना है, 0। तो ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे। तो आपका पहला आंसर अनुपात ये हो जाएगा और P बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके लिए सरप्राइज की। तो आपने हमारे थ्रू एक चैप्टर को खत्म किया, इसलिए हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपने इस वाले चैप्टर को हमारे थ्रू खत्म कर लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसे कितने सर्टिफिकेट हो गए हैं। ज़्यादा सर्टिफिकेट मतलब आपने बहुत ज़्यादा सीखा है, और उसके बाद में जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट आपके पास होंगे उस पर आपको कुछ और सरप्राइज भी मिलने वाला, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें मैं आपको रेगुलर अपडेट भी देता हूँ, और जो क्लासरूम के नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने चैप्टर को समझ सकते हो और बोर्ड एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर ला सकते हो।